नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। एक लंबी लड़ाई मैंने जस्टिस फॉर निर्भया के लिए लड़ी है। अब वो लड़ाई उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां एक उम्मीद जगी है कि इस प्रदेश की बेटी को न्याय मिलेगा। आज मनीष रंजन को पॉस्को कोर्ट को जमानत देने पर मजबूर होना पड़ा, इसलिए कि सीबीआई ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं किया, यह कहते हुए कि मनीष रंजन की कोई भूमिका इस मामले में नहीं है। मनीष रंजन के हॉस्टल में लड़की के साथ कुछ भी घटनाएं नहीं घटित हुई है। यह मामला पूरी तौर पर आत्महत्या का है। जितने भी तरह की बातें परिजन के द्वारा कही गई है वो सारी की सारी बातें मनगढ़ंत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई कह रही है, जांच एजेंसी कह रही है। और ये बातें मैंने पहले भी दिखाया है कि पीड़िता ने डायरी में क्या लिखा है, पीड़िता के परिजन ने कैसे बार बार बयान बदला, पीड़िता के परिजन ने कैसे कहा कि हमें कपड़ा नहीं दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से, फिर उन्होंने कपड़ा पुलिस को दी, उस जांच में सीमेंट निकला, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में एक बात कही गई कि ऐसा भी हो सकता है। तरह तरह की बातें हुई और हम उन तमाम तथ्यों के साथ खबर पर बने रहे जो तथ्य मुझे आंखों के सामने दिख रहा था कि पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ है जहानाबाद में हुआ है। पीड़िता आत्महत्या करने के लिए अगर मजबूर हुई है तो इसके लिए कहीं न कहीं परिवार के लोग जिम्मेवार हम नहीं कर रहे, परिवार के लोगों को इसकी जानकारी है। नीट की तैयारी के दौरान उनकी विफलता, उस पीड़िता छात्रा की विफलता भी एक वजह है, लेकिन बाकी कई ऐसी वजह है, पारिवारिक वजह है, जिस वजह से पीड़िता आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। पूरे जांच के दौरान यह बात बिहार पटना पुलिस के जांच के दौरान भी सामने आई, फिर यह बात एसआईटी के जांच में भी सामने आई और यही बात सीबीआई के जांच में भी सामने आई है। और आज यही आधार रहा कि सीबीआई ने 90 दिन के अंदर मनीष रंजन के मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं किया। मतलब मनीष रंजन का इस केस से कोई मतलब नहीं है और इसके आधार पर कोर्ट ने मनीष रंजन को जमानत देने पर मजबूर हुआ। अब कोर्ट आईओ पर कार्रवाई करे, कोर्ट एसपी को लिखे, जो भी लिखे, लेकिन अनुसंधान के दौरान कोर्ट की टिप्पणी या कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये कई मसलों पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए जिस तरीके की बातें उनके वकील पांडे जी कह रहे हैं, कुछ मीडिया हाउस जिस तरीके से खबरें चला रही है, कोई समझदार व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि क्या दिखलाने की कोशिश हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी एविडेंस के तौर पर सामने है वो चीख चीख कर कह रहा है कि इस मामले में छात्रा के साथ कुछ भी घटना नहीं घटित हुई है और जो बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या फिर जो इंडिकेट किया गया है, हालांकि वीडियोग्राफी में वो चीजें नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो वीडियोग्राफी हुआ है वो और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें लिख कर दी गई है वो दूर दूर तक ये बातें एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर रहा है। फिर जिस डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया है, दी गई है, उस डॉक्टर को लेकर भी एसआईटी और सीबीआई दोनों एक अलग नजरिए से सोच रही है और उससे पूछताछ भी उन्होंने किया है। और इससे पहले भी कई मामलों में उनका ऑब्जर्वेशन संदेह के घेरे में रहा है और इस वजह से उन पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसी बातें खबरों में आ रही है। खैर, सवाल डॉक्टर के कामकाज पर या डॉक्टर के रिपोर्ट पर आधारित कोई संदर्भ नहीं है जिसको मैं कह सकूं दावे के साथ, लेकिन मैं जो सुनी सुनाई बात है या जो बातें आ रही है, जो बातें हमने कही है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरफ सीबीआई बढ़ चुकी है कि 3 जगहों पर इसका इलाज हुआ है। शहजानंद के यहाँ 5 घंटा, फिर प्रभात मेमोरियल में और फिर मेदांता में। तीनों जगह पर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट
शायद दवा खाने से, ओवरडोज होने से जो ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट दी गई है। और उसको आधार मानते हुए लोग आगे बढ़े हैं और उस जो बातें अनुसंधान में सामने आई वही सीसीटीवी फुटेज, बाकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई है, दवा कहाँ से आया, पटना में वो जब पहुंची तो कैसे पहुंची, कैसे हॉस्टल पहुंची, हॉस्टल से फिर कभी वो बाहर नहीं निकली, वो सारी एविडेंस सामने में है। लेकिन इन सब के बाद जो बात घटित हुई है, सीबीआई भी और एसआईटी भी मान रही है कि एक बड़ी साजिश है और ये साजिश सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, सरकार को मतलब कहीं न कहीं बदनाम करने के लिए की गई है, यह जांच एजेंसी मान रही है। और उसी के आधार पर प्रभात मेमोरियल के कई स्टाफ और पूर्व डायरेक्टर से लंबी पूछताछ की गई है। इस आंदोलन से जुड़े हुए कई नेताओं से सीबीआई लंबी पूछताछ की है। कई टेक्निकल एविडेंस के तौर पर उन्होंने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की है। साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यह सीमेन मिलने की जो बात हुई है, उसका एम्स के डॉक्टर से भी ओपिनियन ले रहा है, एक स्वतंत्र ओपिनियन, क्या वाकई में, क्योंकि अंडरगारमेंट्स के को लेकर विवाद पहले से ही है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल ने जो अंडरगारमेंट्स दिया था वो, और जिस अंडरगारमेंट्स में सीमेन मिला है वो दोनों डिफरेंट, अलग अलग है, इसलिए उस पर भी चल रही है। लेकिन ये बातें अब तय हो गई कि पीड़िता के साथ जो अनजस्टिस हुआ है, पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसमें पटना हॉस्टल संचालक की कोई भूमिका नहीं है। जांच में जो बातें सामने आई है, अब आगे सीबीआई इस मामले में जो कॉन्स्पिरेसी का मसला है उस पर जांच कर रही है और आगे उस पर जो तथ्य सामने आएगा उसके बिना पर कार्रवाई होगी। क्योंकि आप इस पूरे केस को, जो पीड़िता के परिजनों ने केस दर्ज किया, उसको आप, उस एफआईआर को आप खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, जबकि परिजन चीख चीख कर कह रहा है कि हमारी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, हमारी बेटी के साथ बहुत ही दरिंदगी से पेश आया है, लोग सड़क पर हैं। जब तक कॉन्स्पिरेसी एंगल सामने नहीं आएगा तब तक सीबीआई को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। सीबीआई को वो कॉन्स्पिरेसी जो है उसको सामने लाना चाहिए। एसआईटी भी लाते लाते रुक गई थी, सीबीआई पर भी यही है कि जब तक आप उस कॉन्स्पिरेसी एंगल को नहीं लाएंगे तब तक आपकी इस थ्योरी पर सवाल उठता ही रहेगा। ये क्योंकि ये थ्योरी तभी सही साबित होगा जब आप उस कॉन्स्पिरेसी को सामने लाएंगे जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर और लड़की के अंडरगारमेंट्स में सीमेन मिलने को लेकर जो बातें सामने आ रही है, वो तथ्य वैज्ञानिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के सहारे अगर आप खारिज करते हैं तभी आपका ये थ्योरी पर लोगों का भरोसा होगा। क्योंकि ये केस अब पूरी तौर पर भरोसा पर है, आपके अनुसंधान पर लोग भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी एंगल के खुलने पर ही लोग माने, नहीं तो फिर कहा जाएगा कि सीबीआई ने भी इस केस को सिर्फ खानापूर्ति करके खत्म कर दिया।